वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, विशेष करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सक्षमता परीक्षा, बिहार एसएससी या अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है जैसे सीटेट वगैरह की भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके ईवीएस का जो है पेपर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। पीछे 2 दिनों से 2 टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बायोलॉजी का आज नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका। कोशिका से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100% कन्फर्म रहें कि इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो 100% ऑलरेडी पहले से आ चुके हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाहर इस टॉपिक से कोशिका से बाहर कुछ भी नहीं है। अब आपको करना इतना है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह कोशिका संबंधित कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसे आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न यह बनता है कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर अर्थात पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। पावर ऑफ हाउस कहा जाता है तो हम लोग उसको जानते हैं, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बायोलॉजी के लिए। चैप्टर वाइज मैं अभी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज डिटेल्स में आपको गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। जैव कोशिका किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछता है 2 तरीके से। यहाँ जो आपको दिया जा रहा है यह प्रश्न पूछता है कि एटीपी क्या है तथा क्रेब्स चक्र क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे तंत्र में यानी कि हमारी जो कोशिका तंत्र है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो हमारी तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है तो क्रेब्स चक्र है। अर्थात क्रेब्स चक्र जो है कि एटीपी का उत्पादन करता है और वहीं से माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है तो यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। लसिका कोशिकाओं को हम लोग लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं। उसे हम प्लीहा में पाया जाता है, प्लीहा पेट में होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है तो यह लिम्फोसाइट है और इसे हम प्लीहा भी कहते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं छिपकली। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका की बात और पादप कोशिका दोनों में यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोनों में जो अंतर होता है वह इसी कोशिका के कारण होता है। इसलिए कहा गया कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि पिंड यानी कि कॉर्पस लिटम कहाँ पाई जाती है। पिंड कहाँ पाई जाती है तो अंडाशय अर्थात ओवरी में पाई जाती है। पिंड कहाँ पाई जाती है तो यह अंडाशय अर्थात ओवरी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं तो एपोप्टासिस कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है तो होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। ये सभी प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न हैं जो हमेशा ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस सब के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है।
मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र, अर्थात वह जो एक बार बन गया वही उसके जीवन भर चलते हैं। इसलिए कहा गया कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होते हैं, तो वह तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? अर्थात दोनों में कॉमन होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कॉमन होता है। इसीलिए प्रश्न है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र और केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है कि हाइपरप्लासिस का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिस का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि। हाइपरप्लासिस का मतलब हो गया कोशिका के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट है कि जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। याद रखिएगा, यहाँ एक प्रकार से ट्रिक बन गया कि जिन का नाम जॉनसन से आता है। जिन का नाम जॉनसन, ज से जॉनसन और ज से जिन, अर्थात जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। नेक्स्ट है कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन क्या होता है? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन का खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। नेक्स्ट है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, जिन युग्म दूसरे इकाई को, अर्थात यहाँ पर बात हो रही है माता पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं 45-46 में, जिसमें 23-23 का जोड़ा होता है, इसी को कहा जा रहा है कि जिन युग्म इकाई जो होती है, अर्थात युग्म जिन की दूसरी इकाई को जब छूता है उसे हम प्रभाविता कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर के बनता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलकर के, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला करके यह बनता है। अगला है कि कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो उसे हम कहते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति को संरचना का घटक है? कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? यह हमेशा परीक्षा में पूछता है। उसको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? तो वह है जीव द्रव्य। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? तो वह है जीव द्रव्य। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। इसी कारण क्या है कि पेड़ पौधे हरे होते हैं। तो कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो उसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियम। नेक्स्ट है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गोल्जी काय कोशिका को। ध्यान देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा करके पूछता है
कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, तो उसे कहते हैं गोल्जिका है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आप अभ्यर्थियों से आग्रह है कि सभी प्रश्नों को अच्छे से दिमाग में बैठाने। एक भी प्रश्न कोशिका से यदि बनता है तो कोशिका से 100% यही सवाल बनेंगे, इसके अतिरिक्त एक भी बाहर के सवाल नहीं बनते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रान मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रान मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रान मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने सन 1959 को किया था। उसके बाद कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना अर्थात सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब आर पार वाली होती है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, इसका नाम कोशिका अर्थात विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए यहाँ कितना सुंदर आपका प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, कितना मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और कोशिका संबंधित कोई भी प्रश्न आपका इससे नहीं छूटेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल। इसी प्रकार आगे है, देखते हैं क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु अर्थात जो स्त्री का ओवम होता है उससे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ देखिए कोशिका पर आधारित किस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु। महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। मानव शरीर की महिलाओं का सबसे जो बड़ी कोशिका है उसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, और पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, जिसे स्पर्म भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी पादप कोशिका को कॉलेप्रोटैक्सीफोलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा मित्रों कि आपने यहाँ पर कोशिका पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इसके बाहर कोशिका पर आधारित एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो इस बात के लिए 100% कन्फर्म रहें कि कोशिका पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे इसी के बीच आएंगे, इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक दें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहेगा और आपके लिए अगली चैप्टर में फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।